हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 3 मूविंग थिंग्स का लेसन नंबर 11 ग्रेविटेशन का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप होने वाला है, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to study another topic which is mass and weight. Let's start. Mass. Mass of a body is the quantity of matter contained in the body. Mass of an object is constant and does not change from place to place. It remains the same whether the object is on earth, on moon or anywhere in outer space. The mass of an object is measured with the help of a pan balance. तो मास क्या है? मास एक बॉडी का क्वांटिटी है जिसमें मैटर कंटेंट होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट होता है, वो किसी भी प्लेस पे जाए वो चेंज नहीं होता है, वो सेम होता है। वो ऑब्जेक्ट अगर वो अर्थ पे रहे या फिर मून पे रहे या फिर आउटर स्पेस में कहीं भी जाए, जो ऑब्जेक्ट का मास होता है वो हम लोग किस चीज से मेजर करते हैं? पैन बैलेंस से। We have also learnt in previous chapter that mass of an object is the measure of its inertia. It means that greater the mass, the greater is the inertia of the object. हम लोगों ने इसके previous chapter में क्या बोला? जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसे हम लोग इनर्शिया से मेजर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मास बड़ा रहा तो उसका जो इनर्शिया ऑब्जेक्ट का वो भी बड़ा होगा। Weight. The weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. Can you recall the relation between force and acceleration? Force equal to mass into acceleration, therefore F equal to mg. If weight of an object is denoted by W, then W equal to mg. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उसका जो फोर्स होता है वो अट्रैक्ट होता है अर्थ की टुवर्ड्स में। क्या आप फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन को रिकॉल कर सकते हैं? तो हम लोग का फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन क्या है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और F इक्वल टू mg। अगर हम लोग वेट को कैपिटल W से डिनोट करते हैं तो क्या होगा? W इक्वल टू mg। As weight is a force, therefore its SI unit is the same as that of the force. Try to recall this unit. It is Newton. Its symbol is capital N. This force weight acts vertically downwards. It has both magnitude and direction. The weight of an object is generally measured by a spring balance. तो कि अगर हम लोग जैसे कि वेट है उसी को हम लोग फोर्स बना रहे हैं तो उसका जो ऐसा यूनिट है फोर्स का वही हमारे वेट का भी होगा। तो इस यूनिट को याद करने की कोशिश कीजिए। वो यूनिट कौन सा था? न्यूटन, जिसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट कर रहे थे। ये जो फोर्स है, ये जो वेट है वो डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो जनरली स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। From equation 11.9, we see that weight of an object depends on its mass and value of g. As the value of g is constant at a given place, therefore the weight of the object at a given place is directly proportional to its mass. However, the weight of an object will be different on different parts of the earth as the value of g is different on different parts of the earth. तो हमारा जैसे कि इक्वेशन 11.9 था, हम लोगों ने क्या देखा कि जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और जी के वैल्यू पे। जो वैल्यू है जी का वो कांस्टेंट है किसी भी गिवन प्लेस का, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है गिवन प्लेस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने मास के। इसलिए जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डिफरेंट हो सकता है अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में, और उसका जो वैल्यू है जो जी है वो भी अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में अलग हो सकता है। The next topic is weightlessness. You may have noticed increase in weight while in moving in lift or elevator upward and decrease in weight when moving downward. Similar case you can experience in merry-go-round. Also, you have heard that an astronaut experiences weightlessness in space. What does the term weightlessness mean? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप लिफ्ट या एलिवेटर में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो आपका जो वेट है वो इंक्रीज कर गया हो, और जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका जो वेट है वो डिक्रीज कर गया होगा।
सिमिलर केस आप जब मेरी गो राउंड झूले में बैठते हो तो भी आपके साथ होता है। और आप लोगों ने ये भी सुन रखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट है वो भी एक्सपीरियंस करते हैं जब वो स्पेस में होते हैं तो उन्हें वेटलेसनेस होता है। तो ये वेटलेसनेस क्या है, इसका मतलब क्या होता है? सो to understand this, let us perform another activity which is 11.4. Hold a heavy book in your hand as shown in figure 11.4. Can you feel the weight of the book on your hand? Now move your hand quickly in the downward direction with some acceleration. What do you feel? Do you feel some decrease in the weight of the book? Can you explain the reason for this decrease in the weight? आपको क्या करना है कि हेवी बुक को अपने हैंड पे रख लेना है, उसके बाद आपको इसके वेट को अपने जो बुक का वेट है उसे आपको फील करना है अपने हाथ में। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने हैंड को क्विकली मूव करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन के साथ। आप क्या महसूस करोगे? आप महसूस कर रहे हो कि जो बुक का वेट है वो डिक्रीज हो गया है? तो आप इसकी रीजन जो वेट है उसके डिक्रीज होने का रीजन एक्सप्लेन कर सकते हो? We usually measure the weight by a spring balance or a weighing machine which rests or on a rigid floor. How does the weighing machine record the weight of an object? हम लोग जो मेजर है वेट उसको कैसे करते हैं? या तो स्प्रिंग बैलेंस से या फिर वेगिंग मशीन से, जो कि रेस्ट पे हो या फिर रिजिड फ्लोर पे हो। तो ये जो वेगिंग मशीन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को कैसे रिकॉर्ड करता है? सपोज अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग ऑन अ वेगिंग मशीन which rests on the floor. The child exerts a downward force equal to his weight W on the machine. तो मान लिया जाए कि एक जो बच्चा है वो वेगिंग मशीन में पे खड़ा है, ठीक है, फ्लोर पे, और उसने एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, एक्सर्ट किया उस मशीन पे। According to the third law of motion, the machine exerts an upward reaction on the body which is equal to W. The weighing machine measures the reaction which is the weight of the body. तो हमारा जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मशीन जो है वो अपवर्ड रिएक्शन किया, क्योंकि जो बच्चा वो डाउनवर्ड में एक्शन कर रहा है तो मशीन उसको रिएक्शन दे रहा है बॉडी पे जो कि इक्वल है वेट के, और जो वेगिंग मशीन है वो रिएक्शन को रिकॉर्ड करता है ना कि एक्शन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो उसने बॉय के वेट के रिएक्शन को मेजर किया। नाउ इमेजिन दैट द फ्लोर बिलो the weighing machine is suddenly removed. What would happen? The boy and the scale would fall towards the earth with the same acceleration. In this case, the boy cannot exert a force on the weighing machine. The weighing machine in this case would show a zero weight. Thus, we can conclude that the body falling freely under gravity is weightlessness. अब आपको इमेजिन क्या करना है कि जो वेगिंग मशीन है वो सडनली रिमूव हो गया है, फ्लोर के नीचे चला गया, ठीक है। तो क्या होगा, जो बॉय है और जो स्केल है वो भी फॉल हो जाएगा सेम एक्सेलरेशन से अर्थ की टुवर्ड में। इस केस में जो बॉय है वो वेगिंग मशीन पे अपने फोर्स को एग्जैक्ट नहीं कर पाएगा, और जो वेगिंग मशीन है उसका जो मेजर है वो जीरो दिखाएगा। इसलिए हम लोग इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो बॉडी जो फ्रीली फॉल हो रहा है ग्रेविटी में तो वो क्या शो कर रहा है? वेटलेसनेस, मींस उसमें कोई वजन नहीं है। Now you can understand why an astronaut experiences weightlessness in a spaceship. The spaceship with the astronaut falls freely towards the Earth. The astronaut therefore appears to be floating weightlessly. अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो वेटलेसनेस क्यों फील करते हैं स्पेसशिप में। जो स्पेसशिप है वो एस्ट्रोनॉट्स के साथ फ्रीली अर्थ की टुवर्ड्स फॉल्स करता है, और जो एस्ट्रोनॉट है इसलिए वेटलेसली फ्लोटिंग करते हुए हम लोग को दिखाई देते हैं। Now, based on your concept, try to solve this in-text question which is 11.3. We have another topic which is buoyancy and Archimedes' principle. What is buoyancy? Have you ever experienced that the mug filled with water appears to be heavier when it is lifted from bottom to the bucket to above the surface of water than the mug within the mug in the bucket? Why is it so? Let us understand it with the help of an activity. आप लोगों ने कभी क्या एक्सपीरियंस किया है कि जब मग है उसमें पानी डाला हुआ है तो वो बकेट के बॉटम में और आप उसे लिफ्ट अप कर रहे हो तो वो आपको भारी लग रहा है सरफेस पे आने के बाद, ऐसा क्यों होता है? चलिए हम लोग इसे एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 11.5,
Take a large wooden block and put it in a bucket filled with water. What do you observe? You will see that the wooden block floats when placed on the surface of water. आपको एक वुडन ब्लॉक लेना है, उसमें आपको क्या करना है, जिस बाल्टा में पानी भरा हुआ है उसमें आपको डाल देना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो वुडन ब्लॉक है वो फ्लोट कर रहा है, मीन्स तैर रहा है जब वो वाटर के सरफेस पे रखा गया। नाउ पुश द ब्लॉक इनटू द वाटर। व्हाट डू यू फील? Why do you feel an upward push on your hand? What does it indicate? This indicates that water exerts an upward force on the wooden block. Now push the wooden block further down till it is completely immersed in water. Release the wooden block. What do you observe? The block bounces back to surface of water. अब आपको क्या करना है कि ब्लॉक को पानी में पुश करना है। तो आप क्या फील करोगे? आप फील करोगे कि जो आपका वुडन ब्लॉक है वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है आपके हैंड को। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वाटर है वो अपवर्ड फोर्स वुडन ब्लॉक पे लगा रहा है। अब आपको क्या करना है कि वुडन ब्लॉक को पानी के एकदम अंदर में डुबा देना है उसको कम्प्लीटली। उसके बाद आप वुडन ब्लॉक को रिलीज कर दो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जो ब्लॉक है वो सरफेस ऑफ वाटर पे फिर से बाउंस बैक हो गया, मीन्स फिर से वापस आ गया है। The upward force exerted by the water on the wooden block is known as the force of buoyancy or buoyant force. This force is also known as upthrust. तो ये जो अपवर्ड फोर्स था जो कि वाटर के द्वारा एक्सर्ट किया गया वुडन ब्लॉक पे, इस फोर्स को क्या बोला जाता है? फोर्स ऑफ बायोंसी और बायोंट फोर्स। इस फोर्स को अपथ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट all bodies experience a buoyant force when they are immersed in a fluid that is a liquid or a gas. Can you cite some more examples of buoyant force? तो इनफैक्ट जितने भी बॉडी है वो सब एक्सपीरियंस करते हैं बायोंट फोर्स का जब वो फ्लड या फिर किसी भी लिक्विड या गैस में इमर्स होते हैं। तो क्या आप कुछ और एग्जांपल्स बायोंट फोर्स का दे सकते हो? What is the magnitude of the buoyant force explained by an object? Do all objects in a given fluid experience the same buoyant force? Is not same for all fluids for a given object. You can answer all such questions after studying Archimedes' principle. तो जो बायोंट फोर्स है जिसे ऑब्जेक्ट ने एक्सपीरियंस किया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं गिवन फ्लड में क्या वो सेम बायोंट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं? अगर नहीं है सारे फ्लड्स का सेम, अगर गिवन जो ऑब्जेक्ट है उसका फ्लड्स पे जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है ऑब्जेक्ट पे अगर वो सेम नहीं है तो क्या है? आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आर्किमेड्स प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद दे सकते हो। आर्किमेड्स प्रिंसिपल एक्टिविटी 11.6। Take a piece of stone and suspend it from a spring balance with the help of a thread. Note the reading of the spring balance. This is the weight of the stone in air. Now dip the stone slowly into water. Keep in a container. Observe carefully what happens to the reading on the balance. आपको क्या करना है कि एक स्टोन का पीस लेना है जिसे आपको स्प्रिंग बैलेंस के साथ सस्पेंड करना है एक थ्रेड के साथ। अब आपको उस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग को नोट करना है जो कि आपने जो भी नोट किया है वो किसका वेट है? स्टोन का एयर में। अब आपको स्लोली आपको उस स्टोन को एक वाटर कंटेनर में डिप करना है। अब आप इसके रीडिंग को नोट कीजिए, ऑब्जर्व केयरफुली, ठीक है? तो इसका जो रीडिंग है बैलेंस का वो क्या होगा? यू विल फाइंड दैट द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस डिक्रीजेस एट द स्टोन इज ग्रेजुअली lowered in water. However, when the stone gets fully immersed in water, no further change is observed in the reading of the spring balance. What do you infer from this observation? Decrease in the reading of the spring balance shows that an upward force acts on the stone when it is dipped in water. As discussed earlier, this upward force is known as the force of buoyancy. Archimedes discovered a principle to determine the magnitude of the force of buoyancy. तो आप लोग क्या पाओगे कि द स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप स्टोन को ग्रेजुअली पानी में डुबा रहे हो। लेकिन जो पानी में जब स्टोन फुली इमर्स हो जाए में पूरा तरह से डूब जाता है तो उसमें कोई भी फर्दर चेंज नहीं होता जिससे आप स्प्रिंग बैलेंस पे ऑब्जर्व कर सको। तो इससे आप कौन सा ऑब्जर्वेशन को निकालोगे? तो जैसा कि हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग था वो डिक्रीज हो रहा था,
ठीक है। उसके बाद जो अपवर्ड फोर्स था वो स्टोन पे जब एक्ट कर रहा था, जब से हम लोगों ने वाटर में डिप किया, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है कि जो अपवर्ड फोर्स है पानी में जो हम लोग को लगाया जा रहा है या फिर किसी भी लिक्विड में, वो फोर्स ऑफ बायोंसी है। आर्किमेड्स ने एक प्रिंसिपल को डिस्कवर किया था मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ बायोंसी को डिटरमाइन करने के लिए। Archimedes' principle is stated as follows. When a body is immersed fully or partially in a flood, it experiences an upward force that is equal to the weight of the flood displaced by it. तो आर्किमेड्स का प्रिंसिपल बोलता है कि जब एक बॉडी पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ या फिर पार्शियली वो पानी में हो या फिर किसी फ्लड में हो, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? अपवर्ड फोर्स, जो कि फ्लड जो से उसे डिस्प्लेस कर रहा है उसके वेट के इक्वल होगा। From Archimedes' principle, it is clear that the magnitude of the buoyant force acting on a body at a given place depends on density of the fluid and volume of the body immersed in the fluid. तो आर्किमेड्स प्रिंसिपल से ये क्लियर हो चुका है कि जो बायोंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्लड की डेंसिटी पे और फ्लड में जो बॉडी इमर्स्ड है उसके वॉल्यूम पे। Archimedes' principle has many applications. It is used in designing ships and submarines. Hydrometers, which are used to determine the density of liquids, are based on Archimedes' principle. Lactometers, which are used for determining the purity of milk, are also based on this principle. जो आर्किमेड्स का प्रिंसिपल है वो बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए वर्क करता है। ये शिप्स और सबमरीन्स को डिजाइन करने में हेल्प करता है। हाइड्रोमीटर्स, जिससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं लिक्विड की डेंसिटी को, जो कि आर्किमेड्स के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। लैक्टोमीटर्स, जिससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं मिल्क की प्योरिटी को, वो भी आर्किमेड्स प्रिंसिपल पे वर्क करता है। Do you know Archimedes was a great mathematician and scientist? He is best known for his famous Archimedes principle. It is said that Archimedes discovered this principle when he stepped in a bathtub full of water and noticed that water overflowed from it. He ran through the streets shouting, Eureka, Eureka, which means I found it. आर्किमेड्स एक ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे। वो किस लिए फेमस थे? अपने आर्किमेड्स प्रिंसिपल के लिए। यह कहा जाता है कि जो आर्किमेड्स थे उन्होंने अपने प्रिंसिपल को कैसे डिस्कवर किया? जब वो बाथ टब में स्टेप थे, जब उनका जो वाटर था वो फुल था बाथ टब, और उन्होंने नोटिस किया कि जो वाटर है उन्हें भी उतने ही वेट से उन्हें पुश कर रहा है ओवरफ्लो के द्वारा। तो वो स्ट्रीट पे दौड़ते हुए चले गए गलियों में और वो चिल्लाने लगे, यूरिका यूरिका। इट मीन्स क्या? मैंने खोज निकाला, मैंने खोज निकाला। He invented the famous Archimedes screw, which was used for raising water from a lower to a higher level. His work in the field of mechanics and geometry made him famous. About Clever once, he said that, "Give me a bar, long and strong enough, and a place to stand, I will lift the earth." तो उन्होंने आर्किमेड्स स्क्रू को इन्वेंशन किया, जो कि वाटर के लेवल को करता था, रेज करता था लोअर टू हायर लेवल में। ठीक है, वो फेमस थे इस वजह से कि उन्होंने मैकेनिक्स और ज्योमेट्री में अपना बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने क्या बोला था एक बार कि मुझे तुम एक बार दो, बहुत लंबा, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं उससे अर्थ को लिफ्ट अप कर दूंगा, मीन्स अर्थ को उठा दूंगा। Now it is your in-text question 11.4. Based on your understanding, try to solve these questions. चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सारे इन-टेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज। और यहाँ से आंसर स्टार्ट है। थैंक यू एवरीवन।